हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश स्कूल पर आप सभी का स्वागत है। डब्ल्यू.जे. लोंग की बुक इंग्लिश लिटरेचर और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में अभी तक हम 5th चैप्टर कर चुके हैं। 1 टू 5th चैप्टर हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हमने जाना ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में। ओल्ड इंग्लिश पीरियड जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एंग्लो सैक्सन पीरियड। उसमें हमने बेडे, पाइनेवुल्फ इनके बारे में जाना, बियोल्फ की पूरी कहानी जानी, साथ साथ फर्स्ट प्रोज और एक्लेसियास्टिकल वर्क्स के बारे में जाना। उसके बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्ली मॉडर्न पीरियड। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड भी हम समझ चुके हैं, जिसमें एज ऑफ चौसर एंड आफ्टर द एज ऑफ चौसर हमने पढ़ा था। टोटल मिसलेनी तक का पढ़ लिया है। टोटल मिसलेनी जो फर्स्ट कलेक्शन था ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इंग्लिश लिटरेचर में, जो पब्लिश हुआ था 1557 में। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और पूछा जा रहा है बार बार। जिसको पब्लिश कलेक्ट किया था थॉमस वर्ट और अर्ल ऑफ सर्रे ने, जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था इंग्लैंड इंग्लिश लिटरेचर में एक नई फॉर्म ऑफ वर्ड्स, सोनेट, साथ साथ ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश लिटरेचर में। ये सारे पॉइंट्स जानने के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6, जो डील करता है बुक के पेज नंबर 85 से 179 तक। चैप्टर का नाम है द एज ऑफ एलिजाबेथ। काफी लेंथी पीरियड है। इसी में हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ने वाले हैं, साथ साथ विलियम शेक्सपियर के कंटेम्परेरीज को पढ़ेंगे। द रियल इंग्लिश लिटरेचर जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में एक प्रोमिनेंट क्वेश्चन का पार्ट कवर करती है, वो यही लेसन है। तो दोबारा से बोलना चाहूंगा, अभी तक आपने अपने ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश और एज ऑफ चौसर अगर नहीं पढ़ी है, वीडियो नहीं देखी है, तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर पहले वो वीडियो देख लीजिए। देन यू कैन ले द फाउंडेशन। आपको इन चीजों को समझना आसान होगा। अक्सर स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि इतनी सारी लिटरेचर पढ़ ली है लेकिन वो याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि थ्योरी को ठीक से नहीं समझा जाता, ठीक से नहीं पढ़ा जाता। उसके पीछे पॉलिटिकल और रिलीजियस जो बैकग्राउंड है, वो एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है कि हमें पूरी कहानी अच्छे से समझ में आए। सो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द एज ऑफ एलिजाबेथ। चैप्टर 6 द एज ऑफ एलिजाबेथ। रफली इसका जो पीरियड है 1550 से 1620 तक का पीरियड ये कवर करती है, एज ऑफ एलिजाबेथ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? द अर्ली मॉडर्न पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पर हम ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश के बाद कहाँ पहुंच गए हैं? मॉडर्न इंग्लिश पर पहुंच गए हैं। मॉडर्न एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो शुरू होती है 1550 से और करंट तक। इसमें जिस एज को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एज ऑफ एलिजाबेथ, इसको बोला गया है द अर्ली मॉडर्न पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कहां से कहां तक? 1558 से 1660 तक। इसके बाद न्यू क्लासिकल एज आती है। तो दिस इज अर्ली मॉडर्न पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसी को हम कहते हैं द एज ऑफ विलियम शेक्सपियर और शेक्सपियरन एज, जिसकी ड्यूरेशन क्या मानी जाती है? 1558 से 1625 तक के पीरियड को शेक्सपियरन एज माना गया है। और ऑल्सो वी नो इट एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यही पीरियड है वो। क्या शेक्सपियरन एज को ही गोल्डन बोला जाता है? इसमें दो एज इंक्लूड हो जाती है एलिजाबेथ की। अगर रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो इनका पीरियड रहा है 1558 से 1603। इंग्लैंड की महारानी के पद पर इनका ड्यूरेशन ये है, लेकिन इन्होंने जो इंग्लिश लिटरेचर में एक एज स्टार्ट की थी, उसको माना गया है 1550 से 1620 तक। जब 1625 में चार्ल्स फर्स्ट गद्दी से हटते, तब तक तो पीरियड को मानते हैं। तो इस पीरियड में और दूसरा पीरियड कौन सा कवर होता है? जैकोबियन। जैकोबियन एज, इसकी ड्यूरेशन है 1603 से 1625। तो इन सब ड्यूरेशंस को हम समझने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, द एज ऑफ एलिजाबेथ। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर की एज लिखी गई है, अदरवाइज इनके इंडिविजुअल जो अ, महारानी के पद पर जो ड्यूरेशन है वो 1558 से 1603 है। तो लेट्स बिगिन। इस अगर थ्योरी को, इस लिटरेचर को समझना है, इस एज के लिटरेचर को समझना है इजीली कि परमानेंट। देखिए, अब हम लाइफ के इस मोड पर हो सकते हैं
कि चीजों को बार बार पढ़ना ना पड़े, एक बार इसको फाइनली कर ले ताकि बाकी चीज पर फोकस किया जा सके। तो इस थ्योरी को इसके अकॉर्डिंग पढ़िए कि उस समय इंग्लैंड की पॉलिटिकल और रिलीजियस बैकग्राउंड क्या थी, तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। जो एज ऑफ रिवाइवल था, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने जाता, एज ऑफ रिवाइवल में क्या था, रिलीजन आ गया था, रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी, रिलीजियस क्वेश्चन लोगों को परेशान कर रहे थे कि वो कैथोलिज्म की तरफ जाए या फिर एंग्लिकन चर्च की तरफ जाए, और वो लिटरेरी वर्क की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, और साथ साथ नई एक्सप्लोरेशन, न्यू इन्वेंशन, न्यू डिस्कवरी हो रही थी। तो उस चीजों को जानने सीखने में उनका टाइम चला गया, तो कोई इंपॉर्टेंट वर्क लिटरेचर में नहीं आया। ठीक है। तो एलिजाबेथ द डॉटर ऑफ हेनरी एट, हेनरी एट जो विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले भी लिखा है, हिस्ट्री प्ले है, हेनरी एट उनकी बेटी थी एलिजाबेथ, बिकम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड इन 1558। कब? जब टोटल्स मिसलैनी पब्लिश हुई उससे ठीक एक साल बाद ये वहां की महारानी बन जाती है, एंड शी रिमेन द क्वीन ऑफ इंग्लैंड टिल हर डेथ इन 1603। पॉइंट क्लियर है? द एक्ट ऑफ सुपरमेसी, ये जान लीजिए, एक एक्ट ऑफ सुपरमेसी के नाम से एक एक्ट पारित किया गया था, किसके द्वारा? किंग हेनरी एट ने। कब? 1534 में। कैसे ये इंपॉर्टेंट है हम जान लेते हैं। रिफॉर्मेशन वाज अकम्प्लिश्ड, और जो रिफॉर्मेशन पिछली वीडियो में हमने जाना था, जॉन विक्लिफ ने रिफॉर्मेशन इंग्लैंड में लेकर आए थे विद द ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल। तो यहाँ पर एक जीत हुई थी रिफॉर्मेशन की। कैसे? इस एक्ट में क्या हुआ था कि जो दो रिलीजन चल रहे थे, कैथोलिज्म एंड एंग्लिकन चर्च, तो रिफॉर्मेशन का सीधा संबंध एंग्लिकन चर्च से था, इस न्यू रिलीजन से ही था रिफॉर्मेशन का संबंध। और किंग हेनरी एट ने एक्ट पारित करके एक्ट ऑफ सुपरमेसी डिक्लेयर कर दिया कि हम कैथोलिक चर्च को फॉलो नहीं करेंगे, वी विल फॉलो द एंग्लिकन चर्च, द चर्च ऑफ इंग्लैंड। और इस एक्ट ऑफ सुपरमेसी जो 1534 में आया था, ये एक्ट यहाँ से बिल्कुल डिक्लेयर हो गया कि वो इंग्लैंड के चर्च को ही प्रायोरिटी देंगे, उसके बनाए रूल्स को इंग्लैंड में फॉलो किया जाएगा। तो इट वाज अ रिफॉर्मेशन अकम्प्लिश्ड हुआ था। लेकिन क्या हुआ, उनके बाद आने वाली जो महारानी थी क्वीन मैरी ने इस एक्ट को कैंसिल कर दिया, null एंड void कर दिया, और इस तरह से जो प्रोटेस्टेंटिज्म थी, जो रिफॉर्मेशन की एक ब्रांच हो गई है इंग्लैंड में, इसका संबंध किसी था, जो रिफॉर्मेशन या न्यू रिलीजन से संबंधित जो ब्रांच थी उसी को बोला गया प्रोटेस्टेंटिज्म। बिगेन इन डिमांड ऑफ एंग्लिकन चर्च इन इंग्लैंड, और तब से ही उसने एक मांग स्टार्ट कर दी कि इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च को ही पावर में लाया जाए, और तब से ही प्रोटेस्टेंटिज्म एक्टिव रहा। साथ साथ इसमें प्यूरिटनिज्म भी स्टार्ट हो गया। अगर आपको इन चीजों को समझना है, आप देखिए जॉन मिल्टन को जानिए। मिल्टन कौन थे? वो प्यूरिटन्स थे। इनकी जो अपर ब्रांच है, इनके जो फादर थे, जॉन मिल्टन ही उनका नाम था। फादर मैं बोल देता हूँ, फादर ऑफ द पोएट, वो प्रोटेस्टेंट थे। कौन थे? प्रोटेस्टेंट। और जो उनके भी फादर थे, पोएट के दादाजी, ग्रैंड फादर, वो कैथोलिक थे। तो एक दो रिलीजन हो गए, कैथोलिज्म एंड प्रोटेस्टेंटिज्म, आप जिसको कहेंगे न्यू रिलीजन या एंग्लिकन चर्च। तो इनका इस तरह से हम समझ सकते हैं, मिल्टन प्यूरिटन्स थे, उनके फादर प्रोटेस्टेंटिज्म थे, और उनके भी फादर कैथोलिक थे। तो न्यू रिलीजन में इस न्यू रिलीजन को एस्टेब्लिश करना, चर्च ऑफ इंग्लैंड को पावर में लाना, ये ही मुहिम को बोला गया प्रोटेस्टेंटिज्म और प्यूरिटनिज्म। तो एक तरह से क्वीन मैरी ने उस रूल को कैंसिल कर दिया और दोबारा से चर्च ऑफ कैथोलिक चर्च को ही पावर में ले आए, उनके बनाए रूल्स को ही फॉलो किया जाता था, जो रोम में पोप डिक्लेयर करता था। एलिजाबेथ फाउंड द होल किंगडम डिवाइडेड, द नॉर्थ वाज लार्जली कैथोलिक, जो नॉर्थ पार्ट इंग्लैंड का था वो कैथोलिज्म में विश्वास करते थे, और जो साउथ इंग्लैंड था वो प्रोटेस्टेंट थे। तो एक तरह से जब वो 1558 में वहां की महारानी बनी, उसने देखा कि रिलीजन के नाम पर यहाँ पर कुछ चीज बटी हुई है, तो दोनों रिलीजन आपस में पूरा compete कर रहे थे। तो क्या? एंग्लिकन चर्च और कैथोलिक चर्च। साथ में उनके जो देश थे, साथी देश थे, स्कॉटलैंड फॉलोड द रिफॉर्मेशन को फॉलो किया,
वो न्यू रिलीजन पर फोकस कर रहे थे, लेकिन जो आयरलैंड थे जहाँ से क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में आई थी, ठीक है, वो रिमेन ट्रू टू इट्स ओल्ड रिलीजन के ट्रेडिशन पर ही वो टिके रहे। ओल्ड इंग्लिश में हमने जाना था कि कैसे क्रिश्चियनिटी आयरलैंड से ही होते हुए इंग्लैंड में आई थी, और वो कैथोलिज्म को ही फॉलो कर रहे थे, कौन, आयरलैंड। एंड बोथ कंट्रीज वर रिबेलियस, और आपस में एक तरह से पूरे रिबेलियन थे, आपस में उनकी पूरी तकरार थी इस बात को लेकर। किस बात में, रिलीजन वाले पॉइंट को लेकर। वहां पे प्रोटेस्टेंट को फॉलो कर रहे थे, रिफॉर्मेशन को, न्यू रिलीजन को, और यहाँ पर कैथोलिज्म को फॉलो किया जा रहा था। क्वीन एलिजाबेथ फेवर्ड बोथ रिलीजियस पार्टीज, और उसने दोनों ही पार्टीज को फेवर किया, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट दोनों को इसने सपोर्ट किया, ताकि तालमेल बना रहे, जो आज भी ऐसा वहां पर दिखाई देता है। फिर एक मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट इंसिडेंट वहां पर हुई, द डिफीट ऑफ स्पेनिश अर्माडा। वहां पर एक फाइट थी, वाटर के अंदर लड़ाई हुई थी, सी में, ठीक है, तो स्पेन को हरा दिया गया, तो इसको बोला गया था डिफीट ऑफ स्पेनिश अर्माडा। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया गया है, कब हुई थी ये, 1588 में हुई थी। और ये जीत हासिल होते ही वहां एस्टेब्लिश हो गया रिफॉर्मेशन एज अ फैक्ट के रूप में। ये एक फैक्ट बन गया कि रिफॉर्मेशन ही इंग्लैंड में आएगा, न्यू रिलीजन ही एस्टेब्लिश होगा, चर्च ऑफ इंग्लैंड को पावर मिल जाएगी इन इंग्लैंड। एंड एट द सेम टाइम यूनाइटेड ऑल द इंग्लिशमैन, और इस जीत के साथ ही सभी इंग्लिश लोग आपस में यूनाइट हो गए। उन्होंने एंग्लिकन चर्च को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन महारानी ने अभी ये चीज डिक्लेयर नहीं की थी। तो स्पेनिश अर्माडा की इंसिडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, दैट हैज सम रिलीजियस एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। आप उसको समझ लेंगे तो लाइफ टाइम याद रहेगी, एक फैक्ट के रूप में समझेंगे तो हो सकता है मिस हो जाए। फॉर द फर्स्ट टाइम्स, ऐसा पहली बार हुआ सिंस द रिफॉर्मेशन बिगिन, जब 15 सेंचुरी में रिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस, अब उसके जो फंडामेंटल क्वेश्चन थे, धर्म में किस तरफ जाए, कैथोलिज्म की तरफ जाए या प्रोटेस्टेंटिज्म की तरफ जाए, वो सारे क्वेश्चन सेटल हो गए थे पहली बार इस टाइम पर आकर। द माइंड ऑफ मैन, अब उनका जो माइंड था वो फ्री हो गया। उससे पहले धर्म पर कंफ्यूजन था, अगर हमारे घर में कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वी डिस्टर्ब, हम अपनी क्रिएटिविटी को नहीं यूज कर सकते। तो उनका माइंड अब फ्री हो गया था, रिलीजियस फियर्स अब सब खत्म हो गए थे, टर्न इनटू ग्रेट क्रिएटिव। अब वो जो खाली माइंड था, डरा हुआ माइंड था, वो किस चीज में बदल गया, ग्रेट एक्टिविटीज में बढ़ गया, ग्रेट क्रिएटिव एक्टिविटीज में वो चेंज हो गया। इट मीन्स रिलीजियस के इस डाउटफुल सिचुएशन के कारण वहां पर कोई भी क्रिएटिव आर्ट वर्क, लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस नहीं किया गया इन लास्ट की 2 सेंचुरीज में। उसके दूसरे रीजन भी हमने डिस्कस किए थे कि दे वर बिजी लर्निंग न्यू लिटरेचर फ्रॉम ग्रीक एंड अरब एज वेल एज, जैसे ही अमेरिका की खोज हुई 15 सेंचुरी के लास्ट में, तो वहां पर यूनिवर्सिटीज में लोग जाने लगे, नई चीजों को सीखने में बिजी हो गए, तो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ। लेकिन अब इस एज में आकर, एलिजाबेथन एज के सेकेंड हाफ में आते आते चीजें क्लियर हो गई, रिलीजियस वे क्लियर हो गया कि चर्च ऑफ इंग्लैंड, रिफॉर्मेशन एस्टेब्लिश हो गया इंग्लैंड में, और साथ साथ वहां पर लिटरेचर डेवलप होने का अब समय आ गया है। तो दिस आर द कंडीशंस की जहां पर लिटरेचर की शुरुआत होती है। बिल्कुल स्टार्टिंग से 1558 से ऐसा नहीं हुआ, ये धीरे धीरे आते आते 1579 में जाकर ये सब चीजें क्लियर होने लगी कि थोड़ी थोड़ी लिटरेचर अब इनकी खुद की आने लगी थी। इट इज द एज ऑफ ड्रीम्स, अगर एलिजाबेथन एज की बात करें, ये ड्रीम्स की एज है, एडवेंचर की एज है, अनबाउंड एंथुजियाज्म, उत्साह था, जो स्प्रिंग हो रहा था, स्प्रिंगिंग एक सीजन होता है उसकी तरह आ रहा था फ्रॉम द न्यू लैंड, जो नई लैंड, यहाँ पर यूएसए की बात हो रही है, उनकी इन्वेंशन हो गई थी ऑफ फेबुलस रिचेज, जहाँ पर बहुत सारी धन संपत्तियां थी, रिवील्ड बाय द इंग्लिश एक्सप्लोरर, जितने सी वोयेजेस हो रही थी समुद्री यात्रा के माध्यम से, जितनी भी नई नई जगह की खोज हुई थी, इनसे वो सब चीज आ रही थी, वो उत्साह आ रहा था। तो इस तरह से ये दिस वाज द एज ऑफ ड्रीम एंड एडवेंचर, और इन एक्सप्लोरर के कारण ही बहुत सारी लिटरेचर वहां पर एक्स्ट्रा डेवलप हुई। द एज ऑफ एलिजाबेथ वाज अ टाइम ऑफ इंटेलेक्चुअल लिबर्टी, ये सब चीजें आपके ऑप्शन में पॉइंट्स में आ सकती है, ऑप्शन में पूछी जा सकती है ये पॉइंट्स। इंटेलेक्चुअल लिबर्टी का टाइम था, जहां पर क्या ग्रो कर रहा था, इंटेलिजेंस ग्रो कर रहा था, एंड कंफर्ट अमंग ऑल द क्लासेस, और सभी क्लासेस, सभी वर्ग को बीच एक शांति और सुलह हो गई थी। द एज ऑफ एलिजाबेथ लिटरेचर टर्न टू ड्रामा, एलिजाबेथ एज की सबसे बड़ी इन्वेंशन क्या है कि यहाँ पर लिटरेचर ड्रामा की तरफ शिफ्ट हो गया। उससे पहले एलिटरेटिव वर्ड्स में पोएट्री और प्रोज रोमांस लिखे गए थे, रोमांस पोएट्री की फॉर्म में भी लिखे गए, बेवुल्फ लिखे गए थे, रिलीजियस वर्क लिखे जा रहे थे, प्रोज बहुत कम थी, प्रोज में भी रोमांस स्टार्ट हो गया था, लेकिन ड्रामा का कोई अस्तित्व नहीं था। इस एज में आकर
जो लिटरेचर था वो ड्रामा की तरफ शिफ्ट हो गया एंड ब्रोट इट, और इस ड्रामा को कहाँ लेकर आया, रेपिडली टू द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। और ड्रामा की जो डेवलपमेंट की स्टेज थी वो हाईएस्ट किस एज में पहुंची, एलिजाबेथन एज में ही। तो इसका क्रेडिट जाता है ड्रामा के डेवलपमेंट का टोटली द एज ऑफ एलिजाबेथ, जहां पर ड्रामा सबसे ज्यादा फ्लरिश हुआ और इतने ड्रामा लिखे गए कि दिस इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कैसे होंगे वो आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। तो दिस वाज द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन क्लियर हुई, जो आगे चलकर विलियम शेक्सपियर के कुछ वर्क को इन्फ्लुएंस करेंगे। ट्वेल्थ नाइट में उन्होंने प्यूरिटनिज्म का मजाक उड़ाया, स्पेनिश आर्माडा की जो घटना हुई थी उसको काफी क्रिटिसाइज किया उनके कैरेक्टर मालवोलियो के माध्यम से। साथ साथ जॉन मिल्टन में आप इन सब चीजों को देखेंगे कि वो प्यूरिटनिज्म क्यों बने, वो किस चीज की मांग कर रहे थे, चर्च में क्या क्या कमी थी, उनके प्रोज ट्रैक थे, वो सब यही रिलीजियस कंडीशन है, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे अगर इनको समझ लिया। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम नॉन ड्रामेटिक पोएट ऑफ एलिजाबेथन एज। सबसे पहले नॉन ड्रामेटिक पोएट को जान लेते हैं, ऐसे पोएट जिन्होंने ड्रामा नहीं लिखा। ऐसे पोएट जिन्होंने ड्रामा नहीं लिखा, विलियम शेक्सपियर ने ड्रामा और पोएट्री दोनों लिखी तो वो ड्रामेटिक पोएट हुए। यहाँ पर नॉन ड्रामेटिक पोएट्स है, जिस पोएट ने ड्रामा नहीं लिखा इसको बोला जाता है नॉन ड्रामेटिक पोएट ऑफ एलिजाबेथन एज। पहले उनको बुक में डिस्कस किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है एडमंड स्पेंसर का। एडमंड स्पेंसर का मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से एक दो क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में जरूर आते हैं। एडमंड स्पेंसर की लाइफ को डिस्कस करते हैं, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने क्या क्या पॉइंट्स उसके बारे में लिखे हैं जाने, वो सभी को मैंने पॉइंट सिस्टम में यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट किया हूँ। तो कोशिश कीजिए इनको समझने के साथ साथ इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। हालांकि उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल ही वाज बोर्न इन 1552 इन द ईस्ट स्मिथफील्ड नियर द टावर ऑफ लंदन के पास हुआ था। एंड ही वाज पुअर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ही वाज पुअर। हिज एजुकेशन बिगन, उनकी एजुकेशन स्टार्ट हुई मर्चेंट टाइलर स्कूल से एंड लंदन में, एंड वाज कंटिन्यूड एट कैम्ब्रिज एज ए सीजर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी वो पढ़ने गए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है अगर उनके एजुकेशन में बात करें। सीजर का मतलब होता है, वहां पर तीन कैटेगरी होती थी जब एडमिशन होता था, जो सबसे पुअर और लो कैटेगरी होते थे उनको सीजर बोला जाता था, उनको सीजर बोला जाता था, हु बिलोंग टू द पुअर कैटेगरी। एक स्कॉलरशिप के बेसिस पर चीजों का एडमिशन होता है, तो उनको इकोनॉमिकली कैटेगरी डिवाइड हुई थी। तो सीजर का मतलब है सबसे लो लेवल की कैटेगरी जो होती है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली वीक है। तो एज ए सीजर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए एडमंड स्पेंसर, वहां पर वो नए लोगों से मिले, इटालियन लोगों से मिले, और वहां पर उन्होंने एक नई चीज सीखी। देयर ही रेड, उन्होंने क्या क्या पढ़ा, वहां पर क्लासिक्स पढ़ा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने वहां पर क्लासिक्स पढ़ा, साथ साथ उनके रिलेशन डेवलप हुए विद इटालियन पोएट्स के साथ, जिनका इन्फ्लुएंस उनकी पोएट्री में देखा जाता है। एक अलग तरह की पोएट्री उन्होंने लिखी चौसर के बाद। अगर कुछ मास्टर चीज आई 2 सेंचुरी के बाद, वो एडमंड स्पेंसर ही थे। एंड रोट नंबरलेस लिटिल पोएम्स उन्होंने वहां पर लिखी। कैम्ब्रिज फेज की यहाँ पर बात हो रही है। जियोफ्री चौसर का नाम भी इसमें आ जाता है डब्ल्यू.जे. लॉन्ग की बुक में, यहाँ इस चैप्टर में। जियोफ्री चौसर वाज हिज बिलोव्ड मास्टर। ये पॉइंट तो आपको याद रखना होगा, हो सकता है पहले से मालूम भी हो कि इनके जो गुरु थे वो जियोफ्री चौसर थे। देखिए यहाँ पर पूरा क्रम समझ लीजिए। चौसर, चौसर को गुरु बनाया था इसने, स्पेंसर ने, और स्पेंसर को गुरु बनाया था मिल्टन ने। ठीक है, बोला गया है कि मिल्टन वाज द पोएटिकल सन ऑफ एडमंड स्पेंसर, और स्पेंसर ने अपना गुरु किसको माना, चौसर। वो उनके मास्टर थे एक, लेकिन इनकी पोएट्री मैच भी करती है, लेकिन स्टिल स्पेंसर ने एक इन सबसे अलग हटके एक पोएट्री लिखी है, उसकी बात आएगी इनके में। तो को मिल्टन को भी किसी ने गुरु माना है, विलियम ब्लेक ने। पैराडाइज लॉस्ट को भी इन्होंने पैराडाइज किया है। तो ये सीक्वेंस आप याद रख सकते हैं। तो जियोफ्री चौसर वाज हिज बिलव्ड मास्टर, ही सॉ द ड्रीम ऑफ इंग्लिश सिवेलरी। जो रोमांस के जो टॉपिक होता है सिवेलरी, उसके उन्होंने सपने देखे थे। स्पेंसर की बात हो रही थी, ऑन विच लेटर, और इस सिवेलरी के ऊपर ही कंपोज्ड हिज मास्टर वर्क। उन्होंने अपना जो मास्टर पीस है, जिसको मैग्नम ओपस हम बोलते हैं, क्या था, फेरी क्वीन। फेरी क्वीन की स्पेलिंग पर आपको ध्यान नहीं देना है, सॉरी ध्यान देना है, जरूर ध्यान देना है। ये FAIRY वाली स्पेलिंग नहीं है, फेरी QUEEN नहीं है यहाँ पर,
स्पेंसर की एक खासियत थी, उन्होंने आर्केक लैंग्वेज का यूज किया है जो ऑब्सोलीट हो चुकी है, विलुप्त हो चुके ऐसे वर्ड, ऐसे फ्रेज, ऐसी लैंग्वेज को यूज करना जो अब चलन में नहीं है, बहुत पहले यूज हुआ करती थी, तो उसी को बोला गया है आर्केक लैंग्वेज, प्राचीन। ठीक है, तो उन वर्ड्स का जो एक्चुअली क्या हुआ कि चौसर के बाद इंग्लिश में बहुत ज्यादा चेंजेज आए, बहुत ज्यादा डेवलप हुई, लेकिन इन्होंने वो आर्केक लैंग्वेज ही अपनी पोएट्री में यूज की है। तो ये वही फेरी है, ये वही क्वीन है जो आर्केक वे में इन्होंने यूज किया, पूरी पोएट्री के अंदर इन्होंने ऐसा ही इम्पैक्ट डाला है जो किसी और ने नहीं यूज किया। तो ये आर्केक लैंग्वेज को यूज करने के मास्टर थे, इनकी पोएट्री की ये खासियत है, आप याद रख सकते हैं। तो इन्होंने मास्टर जो मैग्नम ओपस था इनका, वो फेरी क्वीन था। आफ्टर लिविंग कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज से ये छोड़ दिया उन्होंने पढ़ाई करने के बाद। 1576 में एडमंड स्पेंसर वेंट टू नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, गए वहां पर। देयर ही कंपोज सम फाइन पोएम्स ऑफ हिज शेफर्ड्स कैलेंडर। इनकी एक पेस्टोरल पोएम का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पेस्टोरल पोएम। पेस्टोरल वर्ड को हमने समझा था एम एच अब्राहम्स की लिटरेरी टर्म में, आप देख लीजिएगा। इसमें 12 पोएम्स है जो साल के हर एक मंथ को रिप्रेजेंट करती है, मंथ ऑफ ईयर। ठीक है, तो पेस्टोरल जहाँ सेफर्ड एक ओपन प्लेस में रहते हैं और सेफर्ड सेफर्डलेस ही उसमें वो उन सब चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं, स्पीकर जो है वो सेफर्ड और सेफर्डेस ही है, और वो उस रस्टिक थीम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक कलेक्शन ऑफ सेफर्डस, कलेक्शन ऑफ पेस्टोरल पोएम्स है जिसमें 12 पोएम्स है, और ये पब्लिश हुई थी 1579। ये ईयर आपके लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसकी हमने बात की थी। एलिजाबेथन एज में जो गोल्डन एज स्टार्ट होती है लिटरेचर की, वो इस वर्क के पब्लिकेशन के बाद ही स्टार्ट होती है। चौसर के बाद ये पहला वर्क था, कलेक्शन पोएम्स का था, जो इंग्लैंड के लोगों ने पब्लिश किया था। इंग्लैंड की ऐसी पोएट्री इन्होंने की 200 साल बाद लगभग, चौसर के बाद। साथ साथ ये खास क्यों है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज की पहली पेस्टोरल पोएम थी, तो यहीं से उस गोल्डन एज की शुरुआत होती है। तो सेफर्डस कैलेंडर इंपॉर्टेंट है, इसका पब्लिशिंग ईयर इंपॉर्टेंट है। थॉमस नॉर्थ का यहाँ पर ट्रांसलेशन आया था, प्लूटार्स लाइफ, वो भी इसी ईयर में आया था। सो रियल गोल्डन एज की जो शुरुआत होती है वो सेफर्डस कैलेंडर के पब्लिकेशन के साथ होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस इंग्लिश लिटरेचर क्लास। तो सेफर्डस कैलेंडर इनका वर्क है, याद कर लीजिएगा। स्पेंसर का जो पब्लिश हुआ था ये कलेक्शन ऑफ पेस्टोरल पोएम्स है, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ गोल्डन एज ऑफ एलिजाबेथन इंग्लिश लिटरेचर। व्हेन ही फिनिश सेफर्डस कैलेंडर, जब फिनिश कर लेते हैं, ही मेट सर फिलिप सिडनी, हाईलाइटेड है ऑलरेडी रेड कलर में। वो उनके कंटेम्परेरी थे, इंग्लिश लिटरेचर में अगर देखें तो उनके कंटेम्परेरी है। बहुत ज्यादा लिटरेरी वर्क नहीं लिखे, लेकिन कुछ लिखे हैं, वो उनके फेमस है, वो हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये इनके कंटेम्परेरी थे, वो सर फिलिप सिडनी से मिले। सर फिलिप सिडनी को कंसीडर किया जाता है फर्स्ट क्रिटिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा वर्क था जिसके लिए इनको ये क्रेडिट दिया गया, डिस्कस करेंगे। ऑल अदर क्वींस फेवरेट, और साथ साथ महारानी के और बहुत सारे फेवरेट जो थे उन सब से मिले, लेकिन स्पेशली वो सर फिलिप सिडनी से मिले। फिलिप सिडनी कौन थे? जो अर्ल ऑफ लीसेस्टर है, इनके नेफ्यू थे, इनके भतीजे थे। तो इन 1580 थ्रू अर्ल ऑफ लेसेस्टर क्लास इन्फ्लुएंस, इनके प्रभाव के कारण स्पेंसर वाज मेड सेक्रेटरी टू लॉर्ड ग्रे के, वो सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिए गए। लॉर्ड ग्रे कौन थे? द क्वीन डिप्टी इन आयरलैंड, महारानी के आयरलैंड में वो डिप्टी थे, उनके वो सेक्रेटरी अपॉइंट हो गए। किसके इन्फ्लुएंस के कारण? लिसेस्टर के इन्फ्लुएंस के कारण। और लिसेस्टर कौन थे? फिलिप सिडनी के अंकल थे, अर्ल ऑफ लेसेस्टर। आई होप आई एम क्लियर। लेट्स मूव अहेड। आफ्टर नियरली 16 ईयर, ये बात थी 1580 की, और अब बात आ गई है 1596, ऑलरेडी मेंशन है। रेजिडेंस ही रोट हिज व्यू ऑफ स्टेट ऑफ आयरलैंड, इनका ये वर्क है, व्यू, एक हमने व्यूज प्रेजेंट किए हैं ऑफ द स्टेट ऑफ आयरलैंड पर। 16 साल वहां पर रहे ये, उस पोस्ट पर रहे। तो 1596 में इन्होंने कंप्लीट किया अपना एक वर्क, व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ आयरलैंड। आपको मार्केट में अवेलेबल बुक्स में ये नहीं मिलने वाला है, डब्ल्यू जी लॉन्ग में ही है। हिज ओनली प्रोज वर्क, एडमंड स्पेंसर का एकमात्र प्रोज वर्क है,
क्या व्यूज ऑफ स्टेट, जो पब्लिश हुआ था इनकी डेथ के बाद 1633 में, बहुत दिनों बाद जाकर ये पब्लिश हुआ। तो ओनली वन प्रोज वर्क, अदरवाइज सारे इनके पोएट्री वर्क है, ड्रामा पीस भी इन्होंने नहीं लिखा। एक पैलेस है जहां पर वो रहते थे, बहुत बड़ा महल है, किलकोल मैन। इन किलकोल मैन सराउंडेड बाय द ग्रेट नेचुरल ब्यूटी, वहां पर जो सौंदर्य नजारा था वो बहुत अच्छा था। स्पेंसर फिनिश द फर्स्ट 3 बुक्स ऑफ फेरी क्वीन, फेरी क्वीन की पहली 3 बुक उन्होंने इसी टाइम पर वहीं पर कंपोज कर ली थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 3 बुक की बात हो चुकी है, देर आर 3 बुक्स सो फार। तो ही प्लान 24 बुक्स। एक अमेजिंग फैक्ट जान लीजिए कि उसने 24 बुक्स की प्लान की थी कि जो 24 पार्ट्स में वो फेरी क्वीन को लिखने वाले हैं। अभी 3 तो उन्होंने यहाँ इस फेज में लिख ली थी। इन 1589 रैले, रैले जिसके हम कमेंट पढ़ते हैं, क्रिटिक है, वो यहाँ पर इनके साथ आए। रैले विजिट किया, हर्ड ऑफ द पोएम, इन पोएम्स के बारे में सुना एंथुजियाज्म के साथ, एंड वेंट टू लंदन विद द पोएट, उसके अपने साथ लंदन ले गए और उसको किसको प्रेजेंट कर दिया, क्वीन एलिजाबेथ को प्रेजेंट कर दिया। तो वहां उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से भी मिलाया, उनके वर्क्स को उन्होंने दिखाया, और इसीलिए ये वर्क किसको डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ। कुछ पार्ट इनका, इनकी वाइफ, उनका नाम भी एलिजाबेथ है, उनको भी डेडिकेट है। और इसमें जो रेड नाइट वाली कहानी है वो फिलिप सिडनी को रिप्रेजेंट करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रैले की हेल्प से वो क्वीन एलिजाबेथ से मिले और वो वर्क उनको दिखाया, और वो साथ के साथ पब्लिश हुए। द फर्स्ट 3 बुक्स मेट विद इंस्टेंट सक्सेस, हाथों हाथ वो सफल हो गई। व्हेन पब्लिश्ड एंड वर्क अक्लेम्ड एज ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और उस समय इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट वर्क के रूप में इसको अक्लेमेशन मिली, पहचान मिली, इसका जो इंप्रेशन गया बेस्ट इंग्लिश वर्क के रूप में गया। 3 बुक्स की बात हो रही है। ईयरली पेंशन ऑफ 50 पाउंड, इंपोर्टेंट फैक्ट है, बाहर नहीं मिलेगा, डब्ल्यू जे लॉन्ग में ही है। 50 पाउंड की ईयरली पेंशन भी कन्फर्ड कर दी गई, उनको उपाधि के रूप में दे दी गई बाय एलिजाबेथ। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी, वो कभी कभी मिलती थी, एंड द पोएट टर्न बैक टू आयरलैंड अगेन, वो वापस आयरलैंड पहुंच गए। एडमंड स्पेंसर विजिटेड लंदन इन 1595, एक बार फिर 1595 में वो लंदन आए। व्हेन ही पब्लिश एस्ट्रोफेल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस्ट्रोफेल जब उन्होंने पब्लिश की थी, कब पब्लिश की थी, ईयर तो यहाँ पर क्लियर है। ये एक एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड फिलिप सिडनी, फिलिप सिडनी की डेथ पर इन्होंने एक पेस्टोरल एलिजी लिखी थी। एलिजी नहीं है, पेस्टोरल एलिजी है, एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। एस्ट्रोफेल, लेसिडस पूछी जाती है, एस्ट्रोफेल पूछी जाती है, और कौन सी पूछी जाती है, देखिए पेस्टोरल एलिजी की कैटेगरी में। तो यहाँ पर ईयर आपको क्लियर होगा, कब एस्ट्रोफेल कब लिखी गई थी, 1595 में, किसकी डेथ पर, सर फिलिप सिडनी की। एस्ट्रोफेल एक पेस्टोरल एलिजी है। साथ साथ इसी साल 3 बुक और वो पब्लिश की उन्होंने फेरी क्वीन की, 3 पहले पब्लिश की थी, 3 अब, टोटल 6 बुक है। इस नंबर को आप याद रखिएगा, 6 बुक ही पब्लिश हो चुकी है, 7 इनकम्प्लीट थी फेरी क्वीन। तो कैंटरबरी टेल की तरह दिस इज ऑल्सो अनफिनिश्ड वर्क, इनकम्प्लीट वर्क। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसी चीजें। ऑन दिस विजिट ही लिव्ड अगेन, जब वो लंदन आए थे इस समय 1595 में, दोबारा से लिसेस्टर हाउस में रुके, अर्ल ऑफ लिसेस्टर का जो पैलेस है जहां पर ये पहले भी रुका करते थे। वेयर ही प्रोबेबली, संभवतः वो मिले विलियम शेक्सपियर से, एंड द अदर लिटरेरी लाइट्स ऑफ एलिजाबेथन एज की जो रोशनी थी, चिराग थे, बाकी से भी मिले, लेकिन प्रोबेबली वो विलियम शेक्सपियर से भी यहाँ मिले। सून आफ्टर ही रिटर्न टू आयरलैंड, ठीक उसके कुछ समय बाद दोबारा से वो आयरलैंड चले गए। एंड वॉज अपॉइंटेड शरीफ ऑफ कोर, ये कोई पोस्ट है, मुझे ज्यादा डिटेल मालूम नहीं हो पाई इसकी। शरीफ ऑफ कोर के पोस्ट पर वो अपॉइंट हो गए आयरलैंड में, विच कोज ग्रेट ट्रबल टू द पोएट, जिसकी वजह से उनको बहुत परेशानी हुई। क्या परेशानी हुई, इन द ईयर, इन द सेम ईयर 1598 ईयर की घटना है, टायरोन रिबेलियन वहां पर हो गया, एक विद्रोह, एक क्रांति वहां पर स्टार्ट हो गई, ठीक है, लड़ाई की स्थिति बन गई। तो टायरोन रिबेलियन आपसे पूछा जा सकता है किस रिबेलियन में उनकी डेथ हुई थी, तो 1598 में टायरोन रिबेलियन वहां पर ब्रोक आउट, छिड़ गई इन मुंस्टर, मुंस्टर जगह पे जहां पर वो थे, पास में ही उनका पैलेस था किलकोलमन, जहां पर वो रहते थे। द एंशियंट हाउस ऑफ डेसमोंड, का एंशियंट हाउस है, एक पैलेस है,
was one of the first palace attacked by the rebels, और विद्रोहियों ने सबसे पहले इसी किले पर हमला किया, इसी में आग लगा दी। स्पेंसर बेयरली मुश्किल से ही वहां से बचकर निकले विद हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन। वो जख्मी भी हो गए थे अपनी दो बच्चों और वाइफ के साथ, बड़ी मुश्किल से वहां से वो निकल कर आए। एक पॉइंट बीच में छूट गया है, सॉरी 1594 और 95 ही मैरिड एलिजाबेथ। ये बाद में दोबारा जब इनके वर्क पढ़ेंगे तो उसमें भी चीज मेंशन की जाएगी, क्योंकि अपनी वाइफ को बहुत सारे लिटरेरी वर्क इन्होंने डेडिकेट किए हैं। तो अपनी वाइफ और बच्चे के साथ वो इस रिबेलियन में बड़ी मुश्किल से बचकर निकले। इट इज सपोज, ऐसा माना जाता है दैट सम अनफिनिश्ड पार्ट्स ऑफ द फेरी क्वीन वर बर्न्ड इन द कैसल। उसी किले में कुछ अनफिनिश्ड पार्ट थे, जो सेवेंथ बुक बोले जाते हैं कि थोड़ी सी लिखी है पार्सली, बाकी नहीं है। तो कुछ अनफिनिश्ड वर्क इनके वहां पर कैसल में ही बर्न हो गए, इस रिबेलियन में, इस दंगे में ही। फ्रॉम दिस फ्राइटफुल, इस भयानक एक्सपीरियंस से स्पेंसर नेवर रिकवर्ड, वो कभी ठीक नहीं हो सके। रिटर्न टू इंग्लैंड, लेट 1598 की बात है जब वो इंग्लैंड वापस पहुंचे, दिसंबर के महीने की बात है। हार्ट ब्रोकन, मन से बिल्कुल टूट चुका था। इन द फॉलोइंग ईयर, ठीक अगले साल मतलब 16 जनवरी को 1599 को डाइड, वो उनकी मौत हो गई इन एक धर्मशाला रुकने की जगह एट वेस्टमिनिस्टर एबे। लंदन में ही एक जगह है वेस्टमिनिस्टर एबे, जिसको हम पोएट्स कॉर्नर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले पोएट्स कॉर्नर में किसको बरी किया गया था वेस्टमिनिस्टर में? चौसर को। भूले तो नहीं है ना? तो वेस्टमिनिस्टर एबे की एक इन में ही उनकी डेथ हो जाती है और उनको वहीं पर बरी कर दिया जाता है। ही वॉज बरीड बिसाइड द ग्रेव ऑफ हिज मास्टर। कौन थे उनके मास्टर? जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर के पास में उनको बरी कर दिया जाता है वेस्टमिनिस्टर एबी में, जिसको लेटर क्या नाम दिया गया? पोएट्स कॉर्नर। अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन, अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन, ही डाइड फॉर वांट ऑफ ब्रेड। उनकी जो डेथ हुई है वो रोटी की मांग के साथ खत्म हुई है, उनकी डेथ हुई है। ऐसी स्थिति में हुई है कि ही वॉज वांटिंग फॉर ब्रेड, वो खाना मांग रहे थे। इट मीन्स क्या उनकी एक दर्द भरी डेथ रही है, ऐसे महान पोएट की क्या स्थिति आ गई, उस एक रिबेलियन ने कैसे उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया, सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन फिर भी वो अपने अनफिनिश्ड जो वर्क छोड़ कर गए हैं। ही इज एटर्नली एटर्नली फेमस फॉर एवर। सो आई होप इनकी लाइफ की बायोग्राफी आपको समझ में आई होगी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द वर्क्स ऑफ एडमंड स्पेंसर एज वेल एज अदर कंटेम्पररीज ऑफ Spencer under the category of non-dramatic poet of Elizabethan age, and then we will begin the development of drama, university wits, and William Shakespeare, and then other contemporaries in this chapter. तो stay tuned। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, as well as hit the like button. Thank you everyone.